मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने YouTube चैनल शुभी स्टडी क्लासेस पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफार्म से आज हमारी तीसरी क्लास होगी और इस प्लेटफार्म से हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के संदर्भ में, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आधुनिक काल पर चर्चा हो रही है। आधुनिक काल से ही जो है शुरुआत हुई है। कारण बताया गया है क्यों जो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत जबकि आदिकाल से होनी चाहिए, आदिकाल से ना होकर के आधुनिक काल से हुई है। वजह रही कि इसके पहले जो ऑफलाइन क्लास हमारी चलती थी, ऑफलाइन क्लास में आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल आदि जो है कि पढ़ाया जा चुका था और आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी। तो अपने उन छात्रों को जो है कि ध्यान में रखते हुए, अपने उन मित्रों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक काल से हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो जो हमारे पुराने छात्र हैं, जो हमारे पुराने मित्र हैं और जो हमारे नए भी छात्र हैं, वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। आधुनिक काल से शुरुआत हुई है तो एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक क्रमबद्ध तरीके से ये क्लास चलेगी। आधुनिक काल जैसे ही खत्म होगा, गद्य साहित्य के इतिहास की शुरुआत होगी, गद्य साहित्य खत्म होगा, फिर जो है कि पुनः आदिकाल से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत होगी। तो इसलिए आप लोग जो है टेंशन फ्री होकर के अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखिएगा और जो ऑनलाइन क्लास हम दे रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक ढंग से टू द पॉइंट, और हो सके तो आप लोग अपना नोट्स भी कंप्लीट करते चलिएगा। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, जो हमारे पुराने छात्र हैं, उनसे तो विशेष निवेदन है कि वे अपना नोट्स जो है कि निश्चित रूप से कंप्लीट करते चलेंगे। तो आधुनिक काल के इस क्रम में मित्रों, इसके पहले की क्लास में जो है कि बताया गया कि किस तरह से आधुनिक काल की शुरुआत हुई, आधुनिक काल की समय सीमा क्या रही। विभिन्न विद्वानों ने जो है कि अपने अपने अनुसार जो है कि अलग अलग नाम दिया आधुनिक काल को, और इसके बाद फिर आधुनिक काल में किस तरह से गद्य साहित्य का विकास हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक काल से ही गद्य साहित्य का विकास शुरू होता है। इसके पहले की जो रचनाएं हुई हैं और वो कहीं न कहीं सब पद्य में हैं। जैसे चाहे आदिकाल देख लीजिए, चाहे भक्ति काल देख लीजिए, चाहे रीतिकाल देख लीजिए, वहाँ पर गद्य साहित्य नहीं मिलता है। लेकिन नाम मात्र कि कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें जो है कि, कुछ रचनाएं जो है कि गद्य में आदिकाल में भी मिल जाती हैं, भक्ति काल और रीतिकाल में मिलती हैं, लेकिन नाम मात्र की। वहाँ से जो है कि गद्य साहित्य की शुरुआत नहीं मानी जाती है। अगर मुख्यतः देखा जाए तो गद्य साहित्य की शुरुआत जो है कि आधुनिक काल यानी भारतीय युग से ही होती है। ठीक है, तो आधुनिक काल के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। आधुनिक काल के संदर्भ में आज हमारा अगला पॉइंट होगा, आज की हमारी हेडिंग होगी खड़ी बोली का आरंभिक संघर्ष। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गद्य साहित्य का विकास आधुनिक काल में जो है कि गद्य साहित्य का विकास हुआ, और गद्य साहित्य जो है वह कहीं न कहीं जो है कि आधुनिक काल में जो लिखा गया वो खड़ी बोली में लिखा गया। इसके पहले का जो गद्य साहित्य मिलता भी है, जैसे कि आदिकाल में, भक्ति काल और रीतिकाल में, वो कहीं न कहीं जो है कि ब्रज भाषा में है। ठीक है, खड़ी बोली में नहीं मिलता है। लेकिन आधुनिक काल में जो गद्य साहित्य लिखा गया, जो गद्य साहित्य की शुरुआत हुई या जो गद्य साहित्य की किताबें लिखी गई, वो कहीं न कहीं जो है कि सब खड़ी बोली में लिखी गई। नाम मात्र की जो है कि कुछ पुस्तकें जो है कि आपको मिल जाएंगी ब्रज भाषा में। तो उसी जो है कि खड़ी बोली का आरंभिक संघर्ष आज की हमारी हेडिंग होगी, आज का हमारा पॉइंट होगा खड़ी बोली का आरंभिक संघर्ष, कि किस तरह से जो है कि खड़ी बोली का विकास आधुनिक काल में हुआ, खड़ी बोली की शुरुआत किस तरह से हुई, कहाँ से जो है कि खड़ी बोली की शुरुआत हुई। ठीक है मित्रों, तो खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष के संदर्भ में हम लोग देखेंगे खड़ी बोली का आरंभिक संघर्ष। इसमें सबसे पहला नाम आता है खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष में या खड़ी बोली के विकास के क्रम में सबसे पहला नाम आता है फोर्ट विलियम कॉलेज का। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज खड़ी बोली के विकास में जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा मित्रों, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कि अंग्रेज नौकरशाहों ने की थी। और क्यों की थी इसे भी आप लोग जानते होंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेजों ने जो है कि की थी कि अपने कर्मचारियों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराने के लिए। और यह जो है कि तो अंग्रेजों ने थी जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को जो है कि हिंदी भाषा का ज्ञान कराने के लिए। लेकिन यही संस्था धीरे धीरे आगे चल कर के जो है कि हिंदी साहित्य के विकास में अपना एक बहुत बड़ा योगदान अदा करती है। तो इसी फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में हम लोग देखेंगे
कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, संस्थापक कौन रहा, किसने स्थापना की थी और इसमें किन किन विद्वानों की जो है कि अहम भूमिका रही। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में। तो देखते हैं मित्रों, आगे चलते हैं। अगली आज की हमारी हेडिंग होगी फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला पॉइंट बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा पॉइंट बनता है कि अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में, तो कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। यानी जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1800 ईस्वी में हुई थी। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, किसने जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया था, या किसका सबसे बड़ा योगदान, किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जो है कि लॉर्ड वेलेजली था। उस समय जो है कि लॉर्ड वेलेजली अंग्रेज शासक था, जिसको जो है कि यह आवश्यकता महसूस हुई कि बगैर हिंदी भाषा के ज्ञान, जब तक हिंदी भाषा का ज्ञान जो है कि हमारे कर्मचारियों को नहीं हो जाता है, तब तक हम जो है कि हिंदुस्तान में शासन करने में सक्षम नहीं है। तो अपने अंग्रेज नौकरशाहों को जो है कि हिंदी भाषा का ज्ञान कराने के लिए ही लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1800 ईस्वी में की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट बनाए गए। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ, जिस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, उस फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है कि हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष, यानी हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हीं को जो है कि कह सकते हैं कि कार्यभार सौंपा गया हिंदी साहित्य का विकास करने के लिए, कि हिंदी साहित्य का विकास करिए और हिंदी में जो है कि किताबें पुस्तक प्रकाशित करिए, हिंदी साहित्य को खोजिए, हाँ, और जिससे जो है कि हिंदी में जो है कि किताबें लिखी जाएं, और हिंदी में किताबें लिखी जाएंगी तो लोग उसको पढ़ेंगे, और पढ़ करके जो है कि अंग्रेज नौकरशाहों को हिंदी की जानकारी होगी। तो यह कार्यभार जो है कि प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट जी को सौंपा गया। तो प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट जी ने जो है, तो इन्होंने जो है कि 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति की। इन्होंने भी जो है अपने कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का विकास करने के लिए प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट जी ने 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति की। उनके सहयोग से इन्होंने जो है कि हिंदी साहित्य का विकास करना शुरू किया। ठीक है, तो प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट ने 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति की, जिसमें से पहली नियुक्ति इन्होंने किसकी की थी? लल्लूलाल की। तो पहली नियुक्ति लल्लूलाल नामक विद्वान की थी। तो पहली नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट ने लल्लूलाल की नियुक्ति की थी। कब की थी? 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल की नियुक्ति की थी। और दूसरे विद्वान कौन थे? दूसरे विद्वान थे सदल मिश्र। पहला नाम जो है कि लल्लूलाल का आता है, दूसरा नाम सदल मिश्र जी का आता है। तो लल्लूलाल की नियुक्ति इन्होंने जो है कि 1802 ईस्वी में की थी, और सदल मिश्र की नियुक्ति इन्होंने जो है कि 1803 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो देखते हैं कि पहली नियुक्ति प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट जी ने लल्लूलाल की 1802 ईस्वी में की थी, और इसके बाद दूसरी नियुक्ति इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में सदल मिश्र नामक विद्वान सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। सदल मिश्र की नियुक्ति 1803 ईस्वी में हुई थी। लल्लूलाल आगरा के रहने वाले, ठीक है, लल्लूलाल आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। ठीक है, लल्लूलाल के विषय में कि लल्लूलाल कहाँ के रहने वाले थे आगरा के। इनका जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन थे एक गुजराती ब्राह्मण, क्योंकि इनके पूर्वज जो है कि गुजराती ब्राह्मण थे। बाद में आकर के लोग जो है कि आगरा में बस गए थे। लल्लूलाल जी का जन्म आगरा में हुआ था, इसलिए हम लोग कहते हैं कि लल्लूलाल जी आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला पॉइंट बनता है यहाँ से कि लल्लूलाल ने उर्दू, खड़ी बोली हिंदी
और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की रचनाएं की या गद्य की पुस्तकें लिखी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि लल्लू लाल जी की जो नियुक्ति हुई थी 1802 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट के माध्यम से, इनको जो है कि लल्लू लाल जी को 3 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, इन 3 भाषाओं में जो है कि सबसे पहली भाषा उर्दू थी, दूसरी खड़ी बोली हिंदी का भी इनको अच्छी जानकारी थी, और तीसरे ब्रज भाषा का भी इनको अच्छा ज्ञान था। और लल्लू लाल जी ने जो है उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कि लल्लू लाल एक संस्कृत नहीं जानते। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों, यह प्रश्न जो है कि बार बार परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है कि प्रश्न बनता है कि लल्लू लाल को किस भाषा का ज्ञान नहीं था। एकदम सीधा सा प्रश्न बनता है कि लल्लू लाल को किस भाषा का ज्ञान नहीं था, तो हमारा उत्तर होगा कि लल्लू लाल को संस्कृत की जानकारी नहीं थी। लल्लू लाल को संस्कृत की जानकारी नहीं थी, जबकि लल्लू लाल जो है कि उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और ब्रज भाषा, इन 3 भाषाओं के अच्छे विद्वान थे और इन 3 भाषाओं में इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है। लेकिन वहीं पर जो है लल्लू लाल जी, जबकि ये गुजराती ब्राह्मण थे, फिर भी इनको जो है कि संस्कृत की जानकारी नहीं थी। इसीलिए यह प्रश्न जो है कि बार बार बनता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पे आप लोग जो है कि विशेष ध्यान दीजिएगा कि लल्लू लाल को किस भाषा का ज्ञान नहीं था। लल्लू लाल को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। या इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि किस विद्वान को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उसमें जो है जैसे विकल्प रख दिया जाएगा, लल्लू लाल, सदल मिश्र, नियाज, इंशाअल्लाह खां, इस तरह से विकल्प रख दिए जाते हैं। तो विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लल्लू लाल जी को जो है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसके बाद मित्रों इनकी नियुक्ति हिंदी व उर्दू पढ़ाने के लिए हुई थी। इनकी नियुक्ति जो हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, जॉन गिलक्राइस्ट ने इनकी जो नियुक्ति की थी वह क्या पढ़ाने के लिए, हिंदी और उर्दू 2 भाषाओं के लिए, 2 भाषाएं पढ़ाने के लिए इनकी जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति हुई थी। हिंदी और उर्दू। ठीक है, इसके बाद इस सुंदर में अगला पॉइंट बनता है हमारा कि इनकी भाषा में ब्रज भाषापन पाया जाता है। ठीक है, तो लल्लू लाल की भाषा की विशेषता बताई गई कि लल्लू लाल की भाषा की विशेषता क्या थी। लल्लू लाल की भाषा में ब्रज भाषापन पाया जाता था। और इसी के साथ एक प्रश्न और बनता है मित्रों कि किसकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता था, तो सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन पाया जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन क्यों पाया जाता है और लल्लू लाल की भाषा में ब्रज भाषापन क्यों पाया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि इनकी भाषा में ब्रज भाषापन पाया जाता था। ब्रज भाषा से तात्पर्य है क्योंकि क्यों इनकी भाषा में ब्रज भाषापन पाया जाता था कि ये हम लोग आगे देख चुके हैं पहले कि लल्लू लाल आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। क्योंकि ये आगरा के रहने वाले थे, आगरा के निवासी थे और आगरा क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो जाहिर सी बात है जब ये ब्रज भाषा क्षेत्र से थे तो इनकी भाषा में ब्रज भाषापन पाया ही जाएगा। और दूसरा प्रश्न यहीं से बनता है कि किसकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है, तो सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। तो आप पूर्वीपन सदल मिश्र की भाषा में क्यों पूर्वीपन पाया जाता है, तो सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन इसलिए पाया जाता है मित्रों कि सदल मिश्र जो थे वो भी आर्य बिहार के रहने वाले थे। और आर्य बिहार हम जो है कि मानचित्र में देखेंगे, भारत के मानचित्र में देखेंगे तो आर्य बिहार का जो क्षेत्र पड़ता है वह पूरब की तरफ पड़ता है, भारत में एकदम पूरब की तरफ पड़ता है। इसलिए जो है कि कहा जाता है कि सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन पाया जाता था और लल्लू लाल की भाषा में जो है कि ब्रज भाषापन पाया जाता था। इसी के साथ एक प्रश्न और बनता है कि किसकी भाषा में पंडिताओपन पाया जाता था मित्रों। तो जब भी ये प्रश्न बने कि किसकी भाषा में पंडिताओपन पाया जाता था तो नियाज, सदा शुक्लाल नियाज की भाषा में पंडिताओपन पाया जाता था। और इसी के साथ एक प्रश्न और भी बनता है कि किसकी भाषा चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार थी, तो इंशाअल्लाह खां की। तुरंत आप लोग बताएंगे कि इंशाअल्लाह खां की भाषा चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार थी। तो इस तरह से इन खड़ी बोली के 4 उन्नायकों में इन चारों लोगों का नाम आता है, लल्लू लाल, सदल मिश्र, नियाज और इंशाअल्लाह खां। और इन चारों लोगों की भाषा की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे कि लल्लू लाल के विषय में बताया गया कि इनकी भाषा में ब्रज भाषापन पाया जाता है। सदल मिश्र की भाषा के विषय में बताया गया कि सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। और इसी तरह से नियाज की भाषा में बताया गया कि नियाज की भाषा में पंडिताओपन पाया जाता है। और इंशाअल्लाह खां की भाषा के विषय में बताया गया कि इंशाअल्लाह खां की भाषा जो है कि चटकीली, मटकीली और
मुहावरेदार थी। तो ये 4 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं मित्रों कि इन 4 विद्वानों का नाम जो है कि खड़ी बोली के उन नायकों में इनका नाम लिया जाता है, इसलिए इनके यहाँ से जो है कि एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा और हर पॉइंट पर जो है कि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फालतू की चीज़ें यहाँ पर हम नहीं नोट आउट करते हैं। एकदम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हाँ, एकदम टॉपिक वाइज जो है कि क्रमबद्ध तरीके से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं को जो है कि हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। ठीक है मित्रों, तो आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में अगला बिंदु है हमारा कि लल्लूलाल ने, हाँ, उर्दू को यामनी भाषा का, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये भी प्रश्न बनता है, बार बार पूछा जाता है कि उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा। तो लल्लूलाल जो थे उन्होंने जो है कि उर्दू को यामनी भाषा क्या कहा है, यामनी भाषा पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न बनता है कि किसने जो है कि उर्दू को यामनी भाषा कहा। तो उर्दू को जो है कि यामनी भाषा लल्लूलाल जी ने कहा। इसके बाद गिलक्राइस्ट के आदेश पर इन्होंने प्रेम सागर की रचना की, जिसमें भागवत दशम स्कंध की कथा का वर्णन है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है कि जिस काम के लिए कह सकते हैं कि जॉन गिलक्राइस्ट ने इनकी नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। ठीक, किस लिए की थी कि हिंदी में जो है कि किताबें लिखें, हिंदी की किताबें लिखें, हिंदी का प्रचार प्रसार हो, और हिंदी में किताबें लिखी जाएंगी, हिंदी का प्रचार प्रसार होगा तो अंग्रेज नौकरशाहों को जो है कि सुविधा होगी हिंदी सीखने के लिए, हिंदी सीखने में। तो गिलक्राइस्ट ने इनको आदेश किया था कि हिंदी में जो है कि अच्छी से अच्छी किताबें सरल भाषा में आप लिखें, जिससे जो है कि हमारे अंग्रेज नौकरशाह जो है कि उनको हिंदी सीखने में सरलता हो। तो गिलक्राइस्ट के उसी आदेश का पालन करते हुए लल्लूलाल जी ने, हाँ, प्रेम सागर की रचना की थी। किस पुस्तक की रचना की थी? प्रेम सागर की रचना की थी, और जिसमें जो है कि भागवत दशम स्कंद की कथा का वर्णन किया गया है। वर्णन किसका है कि भागवत दशम स्कंद की कथा का प्रेम सागर में वर्णन है। तो लल्लूलाल ने जो है कि गिलक्राइस्ट के कहने पर किस ग्रंथ की रचना की थी, यह भी प्रश्न बहुत बनता है कि गिलक्राइस्ट के कहने पर। वैसे तो लल्लूलाल जी के अभी इसके अलावा और भी बहुत से ग्रंथ हैं जो अभी आगे आप लोगों को मिलेंगे। तो लेकिन प्रश्न ये बनता है कि गिलक्राइस्ट के कहने पर अन्य जो और इनके ग्रंथ हैं, जैसे सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक, माधोलन, माधव विलास, राजनीति, लाल चंद्रिका, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं इनके, लेकिन इन ग्रंथों की रचना इन्होंने स्वच्छंद रूप से स्वयं की थी। ये जो है कि गिलक्राइस्ट के आदेश पर इन ग्रंथों की रचना इन्होंने नहीं की थी, हाँ, बल्कि जो है कि लेकिन प्रेम सागर की रचना इन्होंने जो है कि गिलक्राइस्ट के आदेश पर की थी। तो इसलिए मित्रों यह प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है कि गिलक्राइस्ट के आदेश पर लल्लूलाल ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो गिलक्राइस्ट के आदेश पर लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर की रचना की थी। और इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न बनता है कि गिलक्राइस्ट के आदेश पर जो है कि सदल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो गिलक्राइस्ट के आदेश पर सदल मिश्र ने नाचकेतोपाख्यान की रचना की थी। किस ग्रंथ की? नाचकेतोपाख्यान की रचना की थी। नाचकेतोपाख्यान मत कहिएगा, नाचकेतोपाख्यान और नाचकेतोपाख्यान में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि नाचकेतोपाख्यान जो है उसके राइटर का पता नहीं है, उसके लेखक का पता नहीं है किसकी पुस्तक है, लेकिन खड़ी बोली की प्रारंभिक पुस्तकों में इसका नाम आता है, गद्य की प्रारंभिक पुस्तकों में इसका नाम आता है नाचकेतोपाख्यान। लेकिन रचना किसकी है, हाँ, यह मिलता नहीं है, इसके राइटर का नाम नहीं मिलता है। लेकिन नाचिकेतोपाख्यान नहीं बल्कि सदल मिश्र ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम क्या था? नासिकेतोपाख्यान। तो नासिकेतोपाख्यान और नाचिकेतोपाख्यान में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नासिकेतोपाख्यान देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान ये है जो है कि सदल मिश्र की रचना, सदल मिश्र। तो गिलक्राइस्ट के आदेश पर सदल मिश्र ने जो है नाचकेतोपाख्यान की रचना की थी, और गिलक्राइस्ट के आदेश पर जो है कि लल्लूलाल ने प्रेम सागर की रचना की थी। ठीक है, तो इसके बाद मित्रों अब हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा, ये तो हो गया कि गिलक्राइस्ट के आदेश पर जो है कि लल्लूलाल ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो गिलक्राइस्ट के आदेश पर लल्लूलाल ने प्रेम सागर की रचना की थी। इसके अलावा और भी कुछ पुस्तकें हैं, हाँ, लल्लूलाल की, जिनके विषय में हम लोग देखते हैं। हाँ, तो मित्रों आगे हम लोग देखेंगे कि अभी तक जैसे कि हम लोगों ने देखा कि
गिलक्राइस्ट के कहने पर लल्लू लाल ने एक ग्रंथ जो है कि प्रेम सागर नाम से लिखा था। तो प्रेम सागर के अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लल्लू लाल की हैं, जिनके विषय में हम लोग देखेंगे कौन कौन से ग्रंथ हैं जो इसके अलावा भी जो लल्लू लाल के ग्रंथ हैं और जो है कि बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखेंगे कि लल्लू लाल के अन्य ग्रंथ या लल्लू लाल की अन्य रचनाएं। इसके पहले हम लोग देखा कि गिलक्राइस्ट के कहने पर, प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट के कहने पर लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो कि बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है कि गिलक्राइस्ट के कहने पर लल्लू लाल ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो प्रेम सागर की रचना की थी। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत से ग्रंथ, बहुत सी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लल्लू लाल की अन्य रचनाओं के विषय में, अन्य ग्रंथ और लल्लू लाल के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली रचना है इनकी सिंहासन बत्तीसी। ठीक है, पहली रचना है सिंहासन बत्तीसी, दूसरी हो गई बैताल पच्चीसी, तीसरी हो गई शकुंतला नाटक, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी। माधवनल, माधव विलास, सभा विलास, राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति, और लाल चंद्रिका, इसे भी जो है कि कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं प्रेम सागर के अतिरिक्त। ठीक है, तो सबसे पहली रचना है इनकी सिंहासन बत्तीसी, दूसरी हो गई बैताल पच्चीसी, और इसके बाद शकुंतला नाटक, माधवनल, माधव विलास, सभा विलास, राजनीति और लाल चंद्रिका। इसे आप लोग देखते चलिएगा और जो है कि मिस ना होने पाए कहीं से प्रेम सागर के अतिरिक्त। तो पहली रचना तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रेम सागर। गिलक्राइस्ट के कहने पर इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो गिलक्राइस्ट के कहने पर इन्होंने प्रेम सागर की रचना की थी। और प्रेम सागर के अतिरिक्त जो ग्रंथ इनके बचते हैं, जैसे कि सिंहासन बत्तीसी महत्वपूर्ण रचना है, बैताल पच्चीसी भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार पूछी गई रचना है, शकुंतला नाटक भी महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं मित्रों। और इसके बाद माधवनल, माधव विलास, सभा विलास, राजनीति और लाल चंद्रिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिहारी ससाई पर टीका है। लाल चंद्रिका क्या है, बिहारी ससाई पर टीका होने के कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, हाँ देख एक दो पॉइंट और बचता है इनके विषय में कि लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका में, यही है कि लाल चंद्रिका में बिहारी ससाई की टीका लिखी है, जो इनकी रचना है आप लोग देख रहे हैं लाल चंद्रिका नाम से। तो लाल चंद्रिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि लाल चंद्रिका में जो है कि लल्लू लाल जी ने बिहारी ससाई की टीका लिखी। और एक बिंदु इनके विषय में बाकी रह जाता है, बचता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लल्लू लाल जी ने आगरा में संस्कृत प्रेस नाम से एक प्रेस भी खोला था, एक प्रेस की स्थापना की थी। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि आगरा में संस्कृत प्रेस नाम से प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आगरा में संस्कृत प्रेस नाम से प्रेस की स्थापना लल्लू लाल जी ने की थी। ठीक है मित्रों, तो आगरा में संस्कृत प्रेस नाम से प्रेस की स्थापना किसने की थी, प्रश्न बनता है। तो जब भी प्रश्न बने कि आगरा में संस्कृत प्रेस नाम से प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो लल्लू लाल ने की थी, या लल्लू लाल जी ने आगरा में किस नाम से प्रेस की स्थापना की थी, तो संस्कृत प्रेस नाम से प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हमारी हेडिंग होगी, ठीक है, अगली क्लास में हमारी हेडिंग होगी सदल मिश्र। जैसा कि खड़ी बोली के प्राथमिक नायकों के विषय में हम लोग देख रहे हैं कि खड़ी बोली का प्रारंभिक संघर्ष देख रहे हैं कि किस तरह से खड़ी बोली का विकास हुआ, जिसके विषय में हम लोगों ने देखा फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका को देखा कि फोर्ट विलियम कॉलेज से जो एक खड़ी बोली का विकास शुरू होता है। और फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण विद्वान थे लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो लल्लू लाल के विषय में हम लोगों ने देखा कि लल्लू लाल की कहाँ के रहने वाले थे, हाँ इनकी क्या भूमिका रही, किस तरह के ग्रंथों की इन्होंने रचना की, गिलक्राइस्ट के कहने पर खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अपना किस तरह से योगदान दिया, इनके विषय में हम लोगों ने देखा। इनकी और अन्य रचनाओं के, अन्य ग्रंथों के विषय में भी देखा। और इसके बाद फिर अगले विद्वान बचते हैं सदल मिश्र। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सदल मिश्र, और इसके बाद सदा शुक्लाल नियाज, और इसके बाद इंशाअल्लाह खां के विषय में, जो कि प्राथमिक खड़ी बोली हिंदी के प्राथमिक नायकों में इन चार विद्वानों का नाम आता है, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा शुक्लाल नियाज, और इसके बाद इंशाअल्लाह खां नियाज, तीसरे नंबर पर नियाज, और चौथे नंबर पर आते हैं इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खां। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो अगली क्लास में देखेंगे सदल मिश्र, नियाज और इंशाअल्लाह खां के विषय में। आज के लिए बस इतना ही। तो यदि मित्रों आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपके अपने चैनल शुभी स्टडी क्लासेज को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक निश्चित रूप से कीजिएगा।
हमारे जो पुराने छात्र हैं, जो हमारे पुराने मित्र हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है कि वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों से भी करवाएं। और जो हमारे नए छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि वो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस, धन्यवाद।